ठीक है, अब चलते हैं। क्यों क्यों हंस रहे हो? मान लो एक दो जो गधे नहीं आ रहे हैं उन लोग भी देख सकता है ना, ठीक है, बाकी लोग भी देखेगा। ये सब जमा करना है, क्या वीडियो सब जमा करना है ताकि इसको दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। मतलब जैसे ऐप जब आएगा ना, तो बच्चे आ नहीं रहे हैं, इस वजह से ऐप मैं बनवा रहा हूँ। अदरवाइज ऐप आएगा तो यही सारा वीडियो ऐप पर भी रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में अवेलेबल होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। सॉल्यूशन का मतलब ये एक तरह से शरबत बनाना, सिर्फ उतना ही है क्या? नहीं, सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो। राइट, 9 प्रकार का सॉल्यूशन हो रहा है। अब बताओ कि ठोस में ठोस के लिए कौन सा सॉल्यूशन कहोगे? कि ठोस में ठोस सॉल्यूशन बनता है क्या? कुछ किताब पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है कि नहीं ठोस में ठोस भैया नहीं बनता है, नहीं बनता है ठोस में ठोस। एनसीईआरटी का नहीं बनता है, हम लोग किसको मानेंगे? एनसीईआरटी जिंदाबाद। एनसीईआरटी को मानेंगे और क्या। तो ठोस में ठोस भी होता है, जैसे एलॉय हो गया मिश्र धातु, जैसे स्टील हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ऐसे तमाम चीज। उसके बाद सांद्रता का पद देखे थे, अर्थात कंसंट्रेशन टर्म। उसमें आपको मोल फ्रैक्शन जान नहीं छोड़ने वाला है, जान लेके रहेगा। मोल फ्रैक्शन समझ में आया नहीं समझ में आया? मोल फ्रैक्शन एक चीज और जान लो, वैल्यू एडेड कर लो। क्या मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाल रखा है? ए डाला है और बी डाला है। ए और बी मिलाकर हमने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन बनाने में क्या दिक्कत होगा? ठीक है, अब मैं कहूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल, मतलब कि ए का जो मोल है उसको हम एन ए से डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, और बी के लिए जो नंबर ऑफ मोल है वो क्या है? बी से डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो यहां तक हो नहीं रहा। अगर मैं ये कहूं भाई मोल अंश ए का मोल अंश कितना? ए का मोल अंश को हम क्या डिनोट करेंगे? एक्स ए से, और एक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, नहीं है ना? एन ए प्लस एन बी। कोई दिक्कत परेशानी? अब बोलो कि एक्स बी कितना होगा? एक्स बी इक्वल टू बी का भी निकलता है। ये जान लो कि सिर्फ विलायक नहीं करना है। कोई भी कंपोनेंट का, कोई भी संगठक का घटक का क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं मोल अंश। ठीक है, एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली चीज बदल जाएगी, मतलब एन बी डिवाइड बाई क्या? एन ए प्लस एन बी। कोई कष्ट है? नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। बोलेगा कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब कि दो ही घटक दल है, उसमें दो ही अवयव है, तो दोनों का अगर हम मोल अंश निकालते हैं, ठीक है, दोनों का अगर मोल अंश निकालते हैं और उसको जोड़ते हैं तो बोलो कि कितना आएगा? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो? सांप के जैसा। ठीक है, देखो क्या है? एक्स ए प्लस एक्स बी, थोड़ा जोड़कर बताओ यार, जोड़ जाते हो कि नहीं? एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ो तो कितना आ रहा है? कहां से एक्स स्क्वायर देखा तुमको? एक्स ए प्लस एक्स बी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक्स ए का वैल्यू ए है, एक्स बी का वैल्यू ए है। जरा जोड़ के देखो। आपका जैक बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन ये छपता ही छपता है, देख लो। इसी को वो स्टेटमेंट भी पूछेगा, एक वाक्य देकर पूछेगा कि हाँ, अगर मान लो कि दो है तो दो का जो है मोल अंश का जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा। तो हमेशा कुछ होता है, हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल चीज होता है। जोड़ यार तू। कितना है? अरे यार मैं परेशान। कैसे जोड़ जानते हो तुम लोग? इसीलिए मैं तुम्हें जोड़ घटा सिखाना शुरू कर दिया। अरे देखो, एक से का वैल्यू एकदम प्रेम से यहाँ पे रखो।
और एक्सपी का वैल्यू भी प्रेम से नफरत करने की जरूरत है नहीं, क्या लिखो तो छोटा पड़ गया। चलो लिखता हूं, एन ए डिवाइडेड बाई क्या, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, प्लस एक से का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया, कोई कष्ट नहीं हुआ। एक्स बी का वैल्यू भी अगर यहाँ पे रख दें तो कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत, एन बी। अरे इधर देख लो भाई, कोई दिक्कत है? अभी भिन्न का जोड़ घटाव लग रहा है, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे करते हैं? हर जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करते हैं? अब ऐसा ऐसा कैल्शियम कहाँ किसी ने सिखाया, ले सकते हो क्या? अरे बिल्कुल ले सकते हैं, एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी है तो इसका कैल्शियम वही होगा, ठीक है। ऊपर मिटा देता हूं, एक कॉपी किए कि नहीं, करो। और चाहो तो अगर इसका जोड़ निकाल सकते हो तो जोड़ निकाल कर देखो कितना आ रहा है। क्या ये लोग पटक किया जा रहा है यार पूरा। हम लोग का रिजल्ट कब तक आ रहा है 11th वाला? वैसे रिजल्ट जल्दी आएगा यार, इस पर इलेक्शन है ना, इलेक्शन की वजह से जल्दी आ सकता है। वैसे न्यूज में तो दे रहे हैं सब यार रिजल्ट देंगे भाई, कॉपी चेक हो रही है। आया? समस्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नहीं है, समस्या सब कुछ मैथ में है। सही बात सुनी में नहीं आ रहा ना, नहीं आया ना? अरे क्या करे यार, इन्हें प्लस एन की तो क्या हुआ, ऊपर जब ऊपर भी मैंगो नीचे भी मैंगो तो मैंगो मैंगो क्या करोगे, काट दोगे, काट के उसको वन लाओ। देखो अब ऐसा तुम लोग कभी जोड़ किए ही नहीं तो कहां जानोगे। इधर देखो ये वाली चीज डिनोमीटर, ये हर जो है ऐसा है, ये भी हर है, दोनों हर बराबर ही है, तो क्या होगा जब हम लेंगे भिन्न का एलसीएम, भिन्न का जोड़ घटाव में, तो क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन बी होगा। जब बेचारा यही है तो जाहिर सी बात है एन ए उतर जाएगा ऊपर वाला, एन ए का एन ए उतार दिए, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लिया, और एन बी तो एन बी हो गया। अब देखो अगर हम इसको एक्स मान लें तो एक्स बाई एक्स दिख रहा है, दोनों कटेगा नहीं। अगर इसको हम मैंगो मान लें तो मैंगो बाई मैंगो कटेगा नहीं, अगर इसको हाथी मान लें तो हाथी बाई हाथी कटेगा ना। काट दो यार, काट दो, आया कितना, 1। अब इसी चीज को स्टेटमेंट में आप लिख लो, ठीक है, वाक्यों में लिख लो, शब्दों में लिख लो। एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल कर आया कि जब भी हम किसी बिलियन के सभी घटकों का या अवयवों का मूल अंश जोड़ते हैं तो सदैव 1 के बराबर आता है। बहुत बड़ी बात निकल कर आई, सदैव 1 के बराबर आता है। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी करो तो फिर लिखो, किसी भी बिलियन में, किसी भी बिलियन में उसके सभी अवयवों का मूल अंश को और दूसरा क्या बोलता है, मूल प्रभाज्य बोलता है, मूल फ्रैक्शन ही बोलते हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी मूल अंश का रहा तो मूल अंश का हो, ठीक है। किसी भी बिलियन में उसके सभी अवयवों का, सभी अवयवों का मूल अंश, मूल अंशों का, ठीक है, सभी अवयवों का मूल अंशों का योगफल, मूल अंशों का योगफल सदैव सदैव 1 आता है या 1 के बराबर होता है। सदैव योगफल सदैव 1 के बराबर होता है। स्टेटमेंट कैसे बेचारे पूछते हैं जैक वाले कि भाई 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 10 होगा, वहां पे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव 1 होगा। बोलो, ऑब्जेक्टिव में ही चीज पूछेगा तो कर लोगे ना। आगे बढ़े।
इस फार्मूले बेस्ड पे जितने भी मोलालिटी है मतलब कि मोलरता है, मोललता है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, पीपीटी है। पीपीटी का फुल फॉर्म बता भाई। यस गुड, पहली बार सही बोले, पार्ट्स पर मिलियन। और मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 और बिलियन का मतलब 9। क्या बोले थे तुम? 8 9, ठीक है। तो सांद्रता का जो पद था, सांद्रता को व्यक्त करने का जो तौर तरीके थे, जो हम लोगों का सिलेबस में था, उसको हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता भी होता है, और भी ढेर सारे चीज के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस का रहा, सिलेबस हम लोगों ने जाना। अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। अगला टॉपिक है विलेयता। क्या है? विलेयता। विलेयता, ठीक है, विलेयता क्या है? विलेयता भी पहले तो जानना होगा क्या है विलेयता। तो किसी भी विलायक में कोई विलेय पदार्थ कितना घुल जा रहा है, कोई विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, ठीक है, इस चीज को कहने के लिए कोई ना कोई एक शब्द चाहिए ना, तो किसे कहेंगे? विलेयता, ठीक है। मतलब एक घुलने की प्रवृत्ति, कितना घुलने की प्रवृत्ति है, या फिर कह सकते हैं कि कितना घुला हुआ है। बात समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मैं अगर एक कहूं कि भाई एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी में आपको शुगर, चीनी घोलने को मैं बोलूं, ठीक है, और मैं कहूं कि नमक घोलो, ठीक, चीनी और नमक घोलना है, तो आप अनुमान लगाकर देखो कि कौन जल्दी घुलेगा। नमक घुलेगा। कहने का ये मतलब हुआ, मतलब एक सामान्य सेंस में, नमक की विलेयता क्या है? पानी में ज्यादा है, ठीक है, नमक की विलेयता पानी में ज्यादा है। थोड़ा दूसरे तरीके से सोचो, अगर पानी में हम NaCl घोल रहे हैं, नमक, NaCl का मतलब नमक, ठीक है, टेबल साल्ट, ठीक है, NaCl अगर हम घोल रहे हैं, ठीक है, तो आसानी से घुल रहा है। अब इसको ही हम एल्कोहल में घोलें, एल्कोहल मतलब समझ रहे हो? शराब, दारू। हालांकि हर जगह पे नहीं है यार, और इतने बार मैं कह दिया तो एल्कोहल का मतलब लगता है कि सिर्फ शराब, ऐसा नहीं है। नेल पॉलिश लगाते हो ना, वो क्या है? एल्कोहल होता है उसमें, ठीक है। थिनर, थिनर यूज करते हो नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए, ऐसा, वो भी क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। आप ये जो व्हाइटनर करते हो, व्हाइटनर, व्हाइटनर में भी क्या है? एल्कोहल है। अरे जो लोग पीता है ना बहुराने के लिए, उससे कहीं ज्यादा शुद्ध एल्कोहल उसमें होता है। बात समझ में आया? ज्यादा शुद्ध 95%, 99% होता है थिनर। ये सब आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। थिनर आपका, और क्या चीज बताया था? नेल पॉलिश, ये सब में एल्कोहल है। नेल पॉलिश लगाने के बाद अच्छा लगता है ना? क्यों क्यों अच्छा लगता है? फ्रेश फ्रेश क्यों महसूस होता है? जानते हो? क्योंकि एल्कोहल का गंध जा रहा है इसकी वजह से। समझे? जब भी अगर मूड खराब हो, अब क्या कर सकते हो? नेल पॉलिश बैठ के लगा लो, अब मूड सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ठंडक दे दे रहा है हाथ से, और उसका जो गंध है, वो गंध जो है कि क्या कर रहा है, आप सीधे एल्कोहल ही पी रहे हैं सांस के माध्यम से, नाक के माध्यम से, इसकी वजह से फ्रेशनेस महसूस होता है। जानते हो? ये सब लोग को जानना है। कब? केमिस्ट्री का सेकेंड बुक, सेकेंड बुक सेकेंड चैप्टर, एल्कोहल नामक चैप्टर, ठीक है। तो अब देखो कि अगर नमक को आप पानी में घोल रहे हो तो वो तेजी से घुल जा रहा है, अगर उसी नमक को आप एल्कोहल में घोलोगे तो उतनी आसानी से नहीं घुलेगा, ठीक है। तो क्या हम कहें कि नमक का पानी में विलेयता कंपैरेटिवली ज्यादा है एल्कोहल से। बात समझ में आया? तो विलेयता का मतलब यही है। एनसीईआरटी कहता है कि भाई इसका तुम फार्मूला मत बताना, मैं चाहता हूँ तो बता दो तुमको, छोड़ ही दे, ठीक है, इसे बता देते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में। विलेयता, विलेयता का मतलब है विलेय का भार डिवाइडेड बाय विलायक का भार। आप कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला कभी देखना है मत, ठीक है। कम से कम तुमको इस स्तर पे, बोर्ड के स्तर पे जरूरत नहीं। विलायक
विलायक या भार की जगह मात्रा लिखो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग जाए। मात्रा, विलेय का मात्रा डिवाइड बाय विलायक का मात्रा, विलायक का मात्रा। विलेयता परसेंटेज करोगे तो फिर इसमें जो है कि मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 सिर्फ प्रतिशत है, प्रति 100, प्रत्येक 100 में कितना। मूल रूप से डिफिनीशन यही है। आप मात्रा से ले सकते हैं, आप वॉल्यूम से भी ले सकते हो, जो भी बताया सांद्रता टन उससे भी ले सकते हो। हालांकि ये हमारे सिलेबस की चीज है, इसको छोड़े पूछे जाएगी। जो पूछ लेंगे या फिर थोड़ा जानना की बात है तो कह सकते हैं कि विलेयता का मतलब क्या। तो विलेयता का मतलब है किसी भी विलायक में विलेय की घुलने की क्षमता, ठीक है, विलेयता कहलाती है। ठीक, विलेयता क्या है, किसी विलायक में विलेय के घुलने की क्षमता कहें या फिर प्रवृत्ति कहें, ठीक है, टेंडेंसी कहें, घुलने की क्या कहें, क्षमता कह दूं, नहीं, किसी विलायक में विलेय की घुलने की प्रवृत्ति को थोड़ा अच्छा लगता है, प्रवृत्ति, टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या क्षमता ही निकले यार, क्या कहता है, प्रवृत्ति है क्षमता, क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ये परिभाषा की आपको कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। जो चीज आवश्यकता नहीं है उसका टेंशन नहीं लेना, उसको अंडर बॉक्स नहीं करोगे, ठीक है, उसको बस खाली देख लो एक बार। अभी थोड़ा और क्लियरिटी आया। विलेयता से संबंधित देखो मैं सिलेबस से बताया हूँ कि 2 नियम पढ़ना है। 2, नंबर 1 हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। नंबर 2 राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। और इसी के बीच में राउल्ट जब हम पढ़ने लगेंगे तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ेंगे, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, ठीक है। तो अब उसी ओर हम लोग बढ़ते हैं। विलेयता समझ में आ गया कि कोई चीज कितना घुला हुआ है या फिर कितना घुल सकता है, इस चीज को बता रहा है, बात समझे। आप थोड़ा सा ये भी देख लो, एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दिए, घोले तो घुल गया, 1 चम्मच फिर डाले, घोले, घुल गया, 1 चम्मच और डालो। एक समय ऐसा आएगा जबकि पानी मना कर देगा कि अब हम तो आपका नमक नहीं खा सकते, जैसा नमक डालोगे वैसा ही नमक उसमें रह जाएगा। अब निकालना चाहो तो चम्मच निकाल लगाकर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ऐसा लग रहा है, अरे जाके करके देख ले यार, घर में नमक चीनी तो है ना, चीनी घोल के देख लो। जैसे 1 गिलास लेना, तो गर्मी के दिन आ गया, शरबत बना के पी रहे हो, तो थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा 1 चम्मच डालो, उसको घोलते जाओ। एक समय आएगा जबकि और चीनी नहीं घोल सकते हो। जो चीनी डालोगे ना, जितना बड़ा बड़ा चीनी डालोगे वो चीनी आपको वैसे ही रहेगा, चाहे जितना ही डालो, बात समझे। हाँ, थोड़ा सा पानी में, तब 1 ड्रम पानी में ट्राई मारोगे तो फिर 4 बोरा चाहिए ना चीनी, तो 4 बोरा थोड़ी नाशना है यार, ठीक है। 1 कप में आप ट्राई मारो वो नहीं घुलेगा, बात समझे। कहने का मतलब क्या है, उस आधार, उसी को क्या बता रहा है, कौन चीज बता रहा है, विलेयता वही बता रहा है भाई, कितना विलेय है। एक तरह से टेंडेंसी को बता रहा है, एक तरह से सामर्थ्य को बता रहा है, एक तरह से क्षमता को बता रहा है। अभी थोड़ी और क्लियरिटी हो जाएगा। तो विलेयता का मतलब समझ में आ गया। विलेयता नामक टॉपिक में हमें 2 चीज पढ़ना है। देखो हम लोग के पास 9 प्रकार का क्या है, कोई बात नहीं यार छोड़ दो, 9 प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशखबरी है कि भाई 9 प्रकार के विलयन को पढ़ना नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 2 प्रकार का, या कहो कि 1 प्रकार का सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। 9 प्रकार में सिर्फ 1-2 प्रकार पढ़ना है। इसका मतलब नहीं कि जो मैंने एग्जाम्पल बताया वहां से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्या पूछेंगे, कुछ तो पूछना पड़ेगा ना। 9 प्रकार में जो एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, आप सबको समझाया है, वो चीज पूछेंगे, लेकिन उसमें रिसर्च नहीं करना है। 9 प्रकार का विलयन में आपको रिसर्च नहीं करना है कि बैठ के हम उसको रिसर्च कर रहे हैं, हमें जो वैरायटी पढ़ना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो विलेयता में 2 प्रकार का चीजों को पढ़ना है, 2 प्रकार के विलयन के बारे में चर्चा करना है, एकदम स्पष्टीकरण के साथ समझते हैं। द्रव में गैस का विलयन, गैस का
बिलियन, गैस का बिलियन, द्रव में गैस का बिलियन। आई बात सुन रहे? इसमें आप बता दो कि कौन विलायक है और कौन विलेय है। ये इतना लिखा हुआ है, इससे आपको समझना है कि द्रव में गैस का विलयन, इसको पढ़ के क्या समझ पा रहे हो कि कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है। बोलो, पेन खा रहे हो यार? द्रव विलयन है। अरे जो मिक्स करोगे जो शरबत बनता है वो विलयन कहलाता है। जो जिसका अमाउंट कम है वो विलेय है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो क्या है? विलायक है, विलायक। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? द्रव में गैस का विलयन, तो में लिखा हुआ है तो द्रव में, द्रव क्या हो गया? विलायक, और गैस क्या हो गया? द बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? बेहतरीन एग्जाम्पल पेप्सी, कोका कोला। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है? लिक्विड में, द्रव में ठूस ठूस कर जबरदस्ती जो है कि क्या किया गया? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भून गया। बताओ कितना पागलपंथी है यार, हम लोग सब पिए जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पिए जा रहे हैं जो कि हमारे बॉडी से निकलने वाली चीज थी। उसको कंपनी ने क्या कर दिया? हम लोग को ठोस ठोस के पिलवा दी। अब बड़े शान से पीते हैं, देखते हैं ऋतिक रोशन को, आप पिए तो माउंटेन, माउंटेन ड्यू तो माउंटेन पर से छलांग मार दिए। ये सब बहुत गधापन ही है। बात समझ में आया? तो उसको लॉजिक समझने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा। एक हम लोग को पढ़ना है यहाँ द्रव में गैस का, दूसरा का मतलब बताना द्रव में द्रव का। ठीक है, द्रव, द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन। कोई कष्ट है? द्रव में द्रव का विलयन। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जो हम लोग रिसर्च मारने वाले हैं, ये कैसा द्रव होगा? कैसा द्रव? ये द्रव होगा वाष्पशील, द्रव होगा वाष्पशील। वाष्पशील द्रव का क्या मतलब है, उसका मतलब ही बताओ या समझो। वाष्पशील, वाष्पशील द्रव, द्रव में द्रव का विलयन मतलब वाष्पशील द्रव। क्लियर है? ठीक है, द्रव में द्रव का विलयन वाष्पशील द्रव। ठीक, आप इसके साथ याद रखो कि इसमें ही द्रव में गैस का विलयन में ही हमें पढ़ना क्या है? हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है, और द्रव में द्रव का विलयन में पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना है? द्रव में द्रव का विलयन में पढ़ना है राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या पढ़ना है? राउल्ट, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। कोई कष्ट नहीं है? ठीक, राउल्ट का नियम पढ़ना है। ठीक, अब देखो हेनरी साहब क्या कहेंगे? कुछ भी कहेंगे तो इन्होंने विलेयता पर ही क्या करा है? रिसर्च करा है। अगर विलेयता पर रिसर्च किया है, ये तो कुछ ना कुछ कहेंगे तो विलेयता से संबंधित ही बात बोलेंगे। राउल्ट साहब ने भी विलेयता पर रिसर्च किया तो विलेयता के बारे में ही कहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। हेनरी ने कहा कि द्रव में गैस का विलयन के लिए, एक चीज याद रखना है, द्रव में गैस का विलयन के लिए ही हेनरी साहब कहे, किसी और चीज के लिए कहे। बड़ा क्रिटिकल है, दोनों हमेशा पूछते हैं। द्रव में इसका विलयन के लिए क्या कहा इन्होंने कि विलेयता, विलेयता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब समानुपाती किस चीज का? आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब, आंशिक दाब। अभी आप आंशिक दाब से ना समझना है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ठीक है, विलेयता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आंशिक दाब। अब देखना, दुनिया वाले पहले से जानते थे, ठीक है, दुनिया वाले पहले से जानते थे कि आंशिक दाब, आंशिक दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश।
और हम लोग जानते हैं गणित मैथ जानते हैं कि जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे हम लोग का एक धर्म होगा कि कोई ना कोई कांस्टेंट नियतांक को लेकर आए। सही बात है। अब देखो कि ये दोनों बातों को मिलाकर हेनरी साहब ने क्या कहा फाइनली, जो हम लोगों को याद रखना है। उन्होंने कहा कि क्या लिखा मैं यार, आंशिक ही क्या लिखा, दाब भी लिखना था ना, ठीक है, आंशिक दाब, आंशिक दाब दोनों को मर्ज करो। इन्होंने फाइनली यही कहा कि भाई ये तो होता ही है, फाइनली इसी चीज को कह दिया उन्होंने कि आंशिक दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश। देखो रिसर्च कर रहे थे विलेयता पे, तो उनको बोलना था किस पे, विलेयता पे, लेकिन विलेयता आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल है और आंशिक दाब को फिर देखा गया कि मोल अंश के प्रोपोर्शनल है, तो उन्होंने इक्वेशन के रूप में जो अपना कहानी बनाया, जो स्टोरी बनाया, वो आंशिक दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि हाँ, हेनरी साहब ने क्या कहा, हेनरी साहब ने कहा कि द्रव में गैस का विलयन के लिए आंशिक दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और डेकोरेशन मार देंगे वो लिखने लगने तो। आंशिक दाब के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, पी डैश, पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश के लिए एक से लिख देते ना, एक से, या सिर्फ एक से लिख दो, मैं फिलहाल एक से लिख देता हूँ, एक से। अब देखो कि इसके नीचे लिखना तुम, अगर हम यूं कहें कि पी डैश इक्वल टू, एक कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी ना, गणित करता है, गणित कभी झूठ बोलता नहीं, ठीक है, क्या करेंगे, के एच लिखेंगे, के एच, के एच और क्या चीज, एक्स, कोई दिक्कत, पी डैश इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हाँ, ये फार्मूला निकल कर आ गया। अरे यहाँ से निकल कर आना, ये हेनरी के नियम इस तरह से किए और यहाँ से यहाँ पहुंचे, कोई कष्ट नहीं है, ये हम लोग को याद रखना है बस, ठीक है, कॉपी करो। अरे समानुपातिक मतलब नहीं जानते हो, अरे मैंने एक दिन पूरा 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 क्लास बताया था समानुपाती का क्या मतलब है, तुम उस दिन नहीं आते क्या। अरे समानुपाती का मतलब है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, बात समझे। जैसे मान लो कि पिता पुत्र की अगर बात करें तो पुत्र की आयु अगर बढ़ रही है तो पिता की भी आयु बढ़ेगी, बात समझे। अगर रेलवे लाइन की बात करें कि एक रेलवे लाइन अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा, अरे बोल भाई, तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर पहला घट रहा है तो दूसरा घटेगा, प्रोपोर्शनल का मतलब यही है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा। कॉपी हो गया। कोई कष्ट नहीं है ना, आगे बढ़े। अब आप इसी जगह पे नीचे लिखना है, राउल्ट के नियम के नीचे, अगर आपके कॉपी में जगह है तो वैसे लिखो, नहीं तो फिर अलग अलग करो, वैसे एक ही जगह होना चाहिए ताकि एक नजर में दोनों चीजें दिखें, ठीक है। क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करता है यार कि राउल्ट का नियम किसके लिए है और हेनरी का नियम किसके लिए है, बहुत कंफ्यूज करता है। राउल्ट का नियम ने क्या कहा भाई, पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि द्रव में द्रव का विलयन के लिए कौन कहेगा, राउल्ट, ठीक है, द्रव में द्रव का विलयन के लिए कहेगा राउल्ट, और द्रव में गैस के लिए कहेगा कौन, हेनरी। इसने कहा कि द्रव में द्रव, अभी तो खैर नहीं समझ में आ रहा होगा, मान लो कि पानी में हम एल्कोहल डाल दिए, ठीक है, ईथर डाल दिए, बहुत कुछ लिक्विड है, बहुत एसिटिक एसिड वगैरह सब तो लिक्विड के फॉर्म में आता है ना,
क्योंकि लिक्विड में लिक्विड डाल दिया, लेकिन वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। पानी को अगर आप ऐसे रख दोगे तो पानी उड़ेगा नहीं उड़ेगा, उड़ता है। ऐसे ही दूसरे अगर पेट्रोल रखोगे तो और ज्यादा उड़ेगा, ठीक है। डीजल रखोगे तो कंपेरेटिवली कम, केरोसिन तेल और कम। मतलब कि पेट्रोल अभी तक के एग्जाम्पल में क्या दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा वाष्पित है। अभी अभी रख दो एक कटोरा भर के पेट्रोल, पता चला कि 5 मिनट में सब खत्म हो गया, हो जाता है ना। वैसा ही वाष्पशील द्रव की बात कर रहा है। अगर कोई ऐसी द्रव हो जो कि वाष्पशील है ही नहीं, जैसे कैसे, जैसे कोई एग्जाम्पल जानते हो, जैसे पारा, Hg जो कि थर्मामीटर में डालते हैं ना, अगर पारा एक कटोरा रख भी दिया जाए तो बेचारा कैसे उड़ेगा, बोलो। वो तो मेटल है ना, धातु है, वो तो नहीं उड़ पाएगा, वो नहीं उड़ेगा। लेकिन बाकी और चीज उड़ते हैं। राहुल साहब ने कहे कि द्रव में द्रव का विलयन की यही बातचीत होगा, बाकी दूसरी चीज के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर द्रव में द्रव के विलयन के लिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब कि ऐसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अंश x। अरे तो क्या गलती बोला, नहीं हिंदी वाला ही तो बात कहा ना इन्होंने, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, अंतर यह है कि द्रव में गैस के लिए बोला था साहब, और ये द्रव में द्रव के लिए बोला है। लेकिन दोनों बातें सेम ही है। अगर कहें तो दोनों बातें सेम है, लेकिन फिर भी अलग है। ये दूसरे टर्म एंड कंडीशन के लिए बोल रहा है, ये दूसरे टर्म एंड कंडीशन के लिए बोल रहा है। आई बात समझ में। अब देखो कि वहां पर जब हम लोग इक्वल टू का साइन लिए थे तो के एच बोल रहे थे, अर्थात हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे राउल का नियम लेंगे तब क्या होगा, पी डैश इक्वल टू, कहीं ना कहीं से एक कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा, लेकर आ जाओ, पी नॉट एक्स से कहा गया, पी नॉट एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला। बात क्लियर। यहां पर हेनरी साहब जो बोले कि भाई देखो, हेनरी ने क्या कहा था कि पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। इन्होंने कहा कि यार हम तो दुनिया से विदा हो ही जाएंगे, तो हमको याद कैसे करोगे, इतना काम किए तो, इतना काम किए तो कैसे याद करोगे। तो सब साइंटिस्ट लोग क्या बोलता है कि भाई जब भी कांस्टेंट की बात आओगे तो हमारे नाम से कांस्टेंट लो। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, कि ये हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट तब आप एक से। अब देखो हेनरी कांस्टेंट नहीं होता तो आप हेनरी का नाम लेते, कभी नहीं लेते, इसलिए हेनरी कांस्टेंट बनाया गया, ताकि आप हेनरी को याद करें। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया तो याद तो करना पड़ेगा ना। ठीक, यहाँ पर राहुल साहब ने क्या कहा कि नहीं हमारा राहुल नाम मत लो, इनको अपने नाम से कोई खास लेना देना नहीं रहा होगा। खैर वो बात नहीं है। यहाँ पर यह है कि पी डैश या आंशिक दाब, ये जो पी नॉट है ना, पी नॉट पहले से दुनिया वालों को पता था, इसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इसलिए वो अपना नाम कहीं जोड़ देता है। तो दोनों चीजें सेम ही है, फिर भी बहुत अंतर है, यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन में अंतर है। बोलो कोई कष्ट लिख लिए क्या। अब इसको एक एक करके शब्दों में लिख लेते हैं। नीचे डालो हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। एक दो नंबर में बेचारे पूछ लेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा तो पूछते नहीं है। पूछेंगे कि हेनरी के नियम लिखो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, द्रव में गैस का विलयन के लिए, द्रव में गैस का विलयन लिखो, द्रव में गैस का विलयन के लिए
गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब द्रव में घुले हुए गैस, कॉमा डाल देना, गैस का आंशिक दाब में कॉमा, ठीक है, द्रव में घुले हुए गैस, द्रव में घुले हुए गैस, द्रव में घुले हुए गैस के मोल अंश, के मोल अंश का समानुपाती होता है, का समानुपाती होता है। फिर से नीचे लिख लेना, लिख पाए, का समानुपाती होता है। अब नीचे लिख लेना P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA या X गैस जो भी करना है, अब P डैश इक्वल टू KH XA वैसे कर सकते। एक फोटो बनाना चाहते हो तो फोटो बनाओ। यहाँ पर क्या है, मान लो लिक्विड, ये लिक्विड है और इधर में गैस भर दिया, गैस भर दिया तो गैस भी भर, यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट है, ठीक है। ये तुम्हारा मान लेते हैं कि क्या है, H2 है, H2 और इसको क्या मान लेते हैं, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, CO2, ऑक्सीजन भी मान सकते हैं, कोई भी गैस ले लो, ठीक है। अब आप देखिए कि XA, अब इसमें लिख लो P डैश क्या है, तो P डैश है आंशिक दाब किसका, गैस का, यहाँ पे लिखना जहां P डैश इक्वल टू गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, ठीक है। और XA क्या है, XA क्या है, मूल अंश, गैस का द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था, या हटाओ इसको, गैस का बिलियन में कह सकते हो, सीधे सीधे बिलियन में मोल अंश, बिलियन में मोल अंश, ठीक है। और KH क्या है, तो KH है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, आई बात समझ में, हेनरी नियतांक। कोई दिक्कत परेशानी, हेनरी नियतांक, क्लियर, मिटा दूं। अब इससे ज्यादा हेनरी नियम हम लोग को पढ़ाई कर सकता नहीं है। जैक बोर्ड के अगर हम देखें झारखंड बोर्ड के हिसाब से, तो हेनरी नियम इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे। अब इसमें क्या वो लोग पूछ सकता है, और वो लोग कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन हेनरी के नियम का उदाहरण है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कई बार कि कोल्ड ड्रिंक्स वाले जो भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो क्या है, हेनरी के नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा स्पष्ट रूप से। एक कहानी सुनो, हम लोग जानते हैं कि तैरा जाता है, लेकिन गोताखोर का मतलब जानते हो, गोताखोर, गोताखोर जानते हो, गोताखोर, अरे जो गोता लगाते हैं यार, जो इंसान मछली के जैसा एकदम बिल्कुल अंदर घुस के गोता लगाते हैं ना, उनको गोताखोर कहते हैं, उनको उनको गोताखोर बोलते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि गोताखोर व्यक्ति एक बार सांस खींच के जाता है अंदर और अंदर ही रह जाता है क्या, अरे ऐसा नहीं यार, तो हालत खराब हो जाएगी। गोताखोर लोग पानी के अंदर घंटों तक रहते हैं, वहीं जाकर रिसर्च करते हुए खोजबीन करते हैं, ठीक है। ऐसा उटपटांग टाइप लग रहा है क्या, अरे ऐसा नहीं है। अरे कहो तो लाइट थी नहीं यार, वीडियो दिखा देता मैं गोताखोरों का।
उसमें होता क्या है कि उन लोग एक सिलेंडर लेके जाते हैं, पीठ पे एक सिलेंडर बांध लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसको लगा लेते हैं नाक में, लगाकर जाते हैं। ठीक है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है,